नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग जो उत्तर प्रदेश जीएससी जो परीक्षा होने वाली है 23 जून को, उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके संदर्भ में सबसे पहले हम लोग आज का जो पेपर है वह उत्तर प्रदेश जीएससी जो परीक्षा थी 2008 की, उसका हम लोग आज ये देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग हल करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। और आपको बता दें कि जब 2008 में यह परीक्षा हुई थी जीआईसी की, तो उस समय 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है। लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा 2021 में, उसमें आपके क्वेश्चन की जो संख्या है वह 40 कर दी गई है जीएस की। ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आपके पोर्शन कंप्लीट कराएं। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने पेपर पर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 सूची दिया हुआ है। सूची 1 यानी अधिनियम और सूची 2 यानी कि प्रमुख विशेषता। ठीक है। तो किस अधिनियम में कौन सी विशेषता है ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन, आपको सही मिलान करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन की 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। पहला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 केंद्रीय स्वायत्तता। बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 उपनिवेशों की स्थापना। और ऑप्शन नंबर सी है दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में द्विशासन। और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिया है चौथा विशेषता के केंद्र में द्विशासन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन किससे सही है। ठीक है। तो देखिए, जो ऑप्शन सही होगा आपका कि भारतीय परिषद अधिनियम, इसकी विशेषता यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था 1909 के अधिनियम में। और 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्विशासन लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 हुआ था उसमें केंद्र में द्विशासन लागू हुआ था। ठीक है। और भारत अधिनियम शासन जो 1947 में हुआ था, वह 2 स्वतंत्र राष्ट्रों यानी भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई 1947 के अधिनियम में हुई थी। ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए है और कारण ए है। ठीक है। कथन दिया है और कारण दिया है। तो पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और कारण है कि उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया है, पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए और जो कूट दिए गए हैं उससे ये मिलान कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कूट दिया हुआ है कि जो ए है, ए आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी का है कि ए आर दोनों सही है। ठीक है। दोनों सही है किंतु आर का स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपको हम बता रहे हैं कि जो सही आंसर है वह है ए और आर दोनों सही है। ठीक है। और आर जो है वह सही स्पष्टीकरण है किसका, ए का सही है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जोड़ करके वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफान प्रदर्शन से स्वागत किया गया था, ये सही है। ठीक। और दूसरा है कि संविधान के प्रारूपण में, देखिए यहाँ पर संविधान के प्रारूपण पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में सर्वदलीय जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें स्वीकार किया गया था। सी ऑप्शन है, यानी ये भी सही है और ये सॉरी बी सही है। ठीक। और इसके बाद देखते हैं कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है, ठीक है, वह जो प्रस्ताव हुआ था 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा उस समय हो गई थी। और इसका जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसका जो अधिवेशन हुआ था वह 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 1929 को उस समय के जो मतलब प्रांत थे, ठीक है, यानी वहाँ जो तत्कालीन पंजाब प्रांत था उसकी राजधानी जो थी वह थी लाहौर। कौन सी? लाहौर थी।
ठीक है, तो वहाँ पे इसका हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि लखनऊ, नहीं लखनऊ नहीं है, बल्कि जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, लाहौर की कांग्रेस अधिवेशन में यह पारित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ कि एक दलीय शासन प्रावधान करता है सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। ठीक है, तो इन चारों जो दिया है ऑप्शन, इसमें कूट दिया है कि कौन सा कूट किससे सही है। ठीक है, यानी कि इसमें से एक दो गलत होगा और एक दो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है कि कूट है ए, एक और दो, दो और चार, एक दो तीन और एक तीन चार, तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक, दो और तीन जो ऑप्शन है वह क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक, दो और तीन सही है, और ये कौन सा गलत है कि दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद में बंधा हुआ है। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो उसके लिए आपको कूट दिया गया है। तो कूट को ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपका जो कूट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए है कि एक और दो, एक दो चार, दो तीन चार, और ऑप्शन नंबर डी है कि चारों है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक, दो, चार सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ये है कि मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। कारण है कि यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो सही उत्तर कूट के द्वारा बताइए। तो इसमें देखिए जो कूट दिया हुआ है ए आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो यही जो ऑप्शन है बी, यानी कि ये सही है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वह सही स्पष्टीकरण नहीं है किसका, ए ऑप्शन का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है उसके अनुसार, उस पेपर के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होता। लेकिन अगर इस समय की बात किया जाए तो इस समय काली मिर्च का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वह कौन है, कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक। ठीक है, क्या है, कर्नाटक। उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑप्शन नंबर 2 पर, यानी कि केरल का आता है। ठीक है, देखिए फिर से एक कूट का क्वेश्चन आ गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यानी सूची 1 और सूची 2 में, यानी पुस्तक और रचयिता, यानी सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया है और सूची 2 में पुस्तक के रचयिता का नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको कोड देखने की ज़रूरत है नहीं, हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं। जो पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके रचयिता है सलमान रुश्दी हैं। ठीक, दी फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इसके जो रचयिता है वह है केसी प्रहलाद। ठीक है, फिर सी है दी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इसके रचयिता है चेतन भगत। और डी है घर और अदालत, यानी इसके लीला सेठ हैं। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत, ठीक है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जो 4 सबसे ज़्यादा अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य हैं वह कौन कौन से हैं, उसका आपको बताना है कि आरोही क्रम में, यानी सबसे पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे रखना है 1 2 3 4, यानी 4 स्थान पे 1 2 3 4 स्थान पे कौन कौन है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो ऑप्शन दिए हैं उस 2011 की जनगणना के पहले के दिए हैं। अगर 2011 की जनगणना के बाद अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से पहले स्थान पर जो रहेगा वह है कि यूपी। ठीक है, कौन है, यूपी। अब यूपी में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 16.49% है। कितना है, 16.49% है। ठीक, अगर हम दूसरे नंबर पर बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे हमारे महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र आता है। अगर महाराष्ट्र में जनसंख्या की बात की जाए, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में कितनी है, तो वह है 9.28% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम वही बात करें और तीसरे नंबर पे,
ठीक है। तो तीसरे नंबर पे बिहार का नंबर आता है, जिसमें कि बिहार में जो नगरीय जनसंख्या है वह है 8.58%। ठीक है। अगर हम वही बात करें जो जो चौथे नंबर पे है वह है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है। यहाँ पर नगरीय जो जनसंख्या है वह 7.55% है। ठीक है। कितना है? 7.55%। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस बार पूछे तो ये ऑप्शन जो हमने बताया उसको आप लोग करिएगा। अब देखिए फिर से पूछा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दिया है कि उत्तर प्रदेश में यानी राज्य के बारे में पूछा है कि अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उनमें पहला नंबर आता है कानपुर का। ठीक है। किसका आता है? कानपुर का। ठीक। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वह है, दूसरा नंबर पे लखनऊ यानी कि LKO, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LKO। फिर तीसरे नंबर पे जो नंबर आता है वह है मेरठ का। किसका आता है? मेरठ। ठीक। तो तीसरे नंबर पे मेरठ हो गया। फिर चौथे नंबर पे जो नंबर आता है वह है आगरा। कौन है? आगरा। फिर पांचवें नंबर पे सबसे ज्यादा जो है वह है VNS यानी कि वाराणसी। ठीक है। जहां से हम बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिनमें की जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही क्रम, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बाद हम बता दे रहे हैं आपको, ऑप्शन तो अलग अलग दिए होंगे क्योंकि उसको बोलने का फायदा है नहीं। तो आपको हम जल्दी करते हैं कि पहला नंबर है गाजियाबाद। ठीक है। क्या पहला है गाजियाबाद। ठीक है। गाजियाबाद। ठीक। जो दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, गाजियाबाद के बाद VNS आता है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे LKO आता है। ठीक है, यानी लखनऊ। फिर चौथे नंबर पे संत रविदास नगर आता है। संत रविदास नगर आता है। ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर दिया हुआ है कि 97वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए अमिताभ बच्चन को मिला है। ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोई फायदा है नहीं। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह कि सिमुक किस वंश का संस्थापक था। ठीक है। तो देखिए जो सिमुक था वह किस वंश का संस्थापक था, तो वह था सातवाहन वंश का। किसका था? सातवाहन वंश का। ठीक है। तो ये किसका वंश था? सातवाहन वंश का। अब इसके बारे में कुछ बता दें आपको। देखिए सिमुक के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो सिमुक था उसने लगभग 60 ईसा पूर्व से, ठीक है, यानी कि 60 AD से लेकर के 60 AD से लेकर के 30 AD तक, ठीक है, 30 AD तक उसने शासन किया था। ठीक है। पहला तो यह था यानी इस वंश का यानी सातवाहन वंश का वो क्या था? संस्थापक था। इसलिए उसने 60 से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक उसने राज्य किया। अगर वायु पुराण की बात करें, पुराणों के बारे में बात किया जाए, तो वायु पुराण में कहा गया है कि जो सिमुक था उसने कर्ण वंश, ठीक है, कर्ण वंश के जो अंतिम शासक था, कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, आप लोग जानते ही होंगे जो इतिहास से संबंधित स्टूडेंट हैं, सुशर्मा, ठीक है, सुशर्मा की हत्या करके और शुंगों के बीच हुई शक्ति को समाप्त करके ही उसने पृथ्वी पर शासन किया था। यह कहाँ पे कहा गया है? वायु पुराण में कहा गया है। ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14वां कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए फिर इसमें कूट आएंगे। तो वही चीज़ें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। इस 2008 के GIC का जो प्री हुआ था GS का, उसमें बहुत सारे कूट के दिए हैं। तो इसमें हमको सीधे सीधे आपको हम लेके चलते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला जो सूची है उसमें पर्यटक जो आकर्षण है और वह स्थान यानी पर्यटन स्थल और उसका स्थान कहाँ पे है ये पूछा है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता दें, तो सबसे पहले आपको बता दें यहीं पर हम कि जो कबीर की समाधि है वह मगहर बस्ती में है। ठीक। ठीक। यानी कि कबीर की जो समाधि हुआ मगहर बस्ती में है। और उसके बाद फिर दूसरा जो दिया है कि सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वह कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। फिर तीसरा गोविंद सिंह मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में। चौथा है कि बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर में। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा कबीर की समाधि कहाँ पे है? मगहर बस्ती में। ठीक है। तो कूट देखने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग यहीं पर देख करके अपने आंसर आप लोग मिला भी सकते हैं, आपको PDF दिया जाएगा।
यहाँ पे देखिए दिया है कि वर्ष और युद्ध, यानी कि कौन सा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी, 1517 से 19 के बीच में तृतीय मराठा युद्ध लड़ा गया था और 1799 के बीच में चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन है इसका हम आपको आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 16वां क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त क्यों है? क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण है, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण है और राज्य का दर्जा होने के कारण है, यही तीनों है। अगर चौथे की बात किया जाए तो जो चौथा दिया हुआ है ऑप्शन कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक किसान होने के कारण, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। और ऊपर जो तीनों थे वो सही थे, ठीक है। अब देखिए जो 17 क्वेश्चन दिया है, ये चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी कराना चाह रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ये है कि वहाँ देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। कारण है कि तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो आपको हम जल्दी करा दें कि जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, वह सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है किसका, ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। यानी कि इस ये जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं देता है कि वहाँ देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण ये नहीं है कि तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो चौथा ऑप्शन दिया, सॉरी 18 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद 12 क्वेश्चन और बच जाते हैं कि 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं। क्या परिणाम हुए हैं, ठीक है। ये आपको हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वो सही है, यानी बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश होता है, ठीक है, उन्नत आर्थिक वृद्धि हुई, गैर बराबर विकास हुआ, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसमें भी देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। तो स्फीति कर दबाव है, क्या है? सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, सही है। लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, ठीक है। मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से चारों सही है। आपको कोट में से आप आंसर देख सकते हैं पीडीएफ में। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 में नृत्य दिया है और माने हुए कलाकार इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन इसके लिए 5 दे दिए हैं। माने हुए कलाकार की संख्या 5 है लेकिन नृत्य 4 ही है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है कथकली, उसके लिए कृष्णन नायर बहुत ही माने हुए कलाकार हैं, ठीक है। और कुचिपुड़ी के लिए कौन है, राजा एवं राधा रेड्डी, ठीक है। और वहीं बात करें कि भारतनाट्यम के लिए उमा शर्मा और कथक के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है। अब 21 का जो क्वेश्चन दिया है, 21 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी वही सेम दिया है कि आपको मिलाना है, मिलान करना है, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला सूची जो दिया हुआ है, ठीक है, सूची में पहला दिया है कि नारा, ठीक है, नारा। और इसको किसने नारा दिया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, देखिए यहाँ पे किसने दिया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए। आराम हराम किसने दिया था, करो मरो किसने दिया था, स्वराज हमारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, यहाँ पर आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। फिर करो मरो महात्मा गांधी ने, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है, थोड़ा जल्दी हम बता दें आपको, सिर्फ ऑप्शन बता दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी अतिवादी नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 23वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है, ठीक है। तो यानी कि इसमें से 3 सही है और 1 गलत दिया हुआ है। अब अगला को जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें आपको आंसर पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है कि अर्धसंघात्मक, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। और सबसे पहले जो भारतीय प्रणाली को अर्धसंघात्मक कहा था वो किसने कहा था, केसी हियर ने
भारत को अर्थसंघात्मक कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि संविधान में संशोधन करने की कई रीतियों के कारण, नए राज्यों का निर्माण होने के कारण, आपातकालीन उपबंध होने के कारण भारत को अर्थसंघात्मक राज्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 25 का जो दिया हुआ है कि इस श्रेणी 1, 3, 7, फिर इसमें आपको भरना है 31, फिर भरना है में छूटे हुए अंक हैं 1460, 1560, 1363, 1563। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसे भरना है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो 1 और 3 दिया है, ठीक है, तो 1 में अगर 3 का, ठीक है, 1 गुणे, ठीक, अगर 1 गुणे हम करते हैं 2 और प्लस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना? ठीक उसी प्रकार हमें फिर क्या करना है कि 3 गुणे 2 प्लस 1 करना है तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर हमें सेम वही प्रोसेस करना है कि 7 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 1 15 आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पहला जो ऑप्शन होगा वो 15 होगा और जो दूसरा ऑप्शन होगा ठीक वही प्रोसेस करके हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 यहाँ पे, यानी कि 15 और 63 हम लोग भरेंगे। ठीक है, फिर देखिए दिया है कि क्वेश्चन नंबर 26 कि गणित तथा अंग्रेजी की एक परीक्षा में 130 परीक्षार्थी हैं, यदि दोनों विषय में 70% पास हुए तो परीक्षार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों उनकी संख्या क्या है? ठीक है, तो जो सही आंसर इसका है वो आपको बता दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 39, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका आपको जो हल है वो आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? हार्मोन, मूड, एंजाइम, उपापचय, एंटीऑक्सीडेंट, पाचन, ऊर्जा, वसा। तो इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट जो है वह पाचन से संबंधित नहीं है, बल्कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वह पदार्थ होता है जो कि मुक्त कणों के कारण कोशिकाओं के नुकसान को रोकता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा, यानी जो आंसर नंबर यानी ऑप्शन सी है वह क्या है? सुमेलित नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए जो 28वां का दिया है कि मानव शरीर में आयोडीन कमी से मुख्यतः कि कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो आयोडीन का होने के कारण क्या है कि रक्तअल्पता, ग्वाइटर, घेंगा, टाइफाइड, हैजा। तो इसमें घेंगा ऑप्शन नंबर सही है। और आपको बता दें यहाँ पर कि नमक में आयोडीन की जो मात्रा की जांच की जाती है वह किससे की जाती है? सॉल्ट टेस्टिंग, सॉल्ट टेस्टिंग, ठीक है, सॉल्ट टेस्टिंग किट के द्वारा, सॉल्ट टेस्टिंग किट के द्वारा इसमें जांच की जाती है कि इसमें आयोडीन है की मात्रा कितनी है। जो ऑप्शन नंबर 29 है उसमें दिया है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपको बता दें कि सही ऑप्शन है बी, आयात महंगे होते हैं तथा निर्यात सस्ते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है आखिरी क्वेश्चन जो कि पहले तीसरी क्वेश्चन का पेपर होता था कि इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। ठीक है, और इसका इडुक्की स्थित कहाँ पे है यह? ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है। कहाँ पे है यह? केरल में स्थित है। ठीक है, अब हम आपको कुछ चीज़ें बता दें कि हमारा जो चैनल है कभी क्लासेस, ठीक है, इसमें आपको जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको कभी क्लासेस की तरफ से डेली के डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्यूज भी कराए जाते हैं हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अगर तैयारी करना है तो डेली एक प्रैक्टिस सेट और एक क्यूज हल करके आप आसानी से इस एग्ज़ाम का जो प्री का जीएस एग्ज़ाम है उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको करना क्या है कि जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उस पर क्लिक करिए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही नए-नए जो हमारे वीडियो आते हैं वो सबसे पहले मिल सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।